हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबके सामने लेकर आया हूं मॉनिटरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। जी हां, रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड ये लेटेस्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बैंक्स ने जो है रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है और किन किन बैंक्स ने अपने अपने लेवल पर किस किस तरीके की गाइडलाइंस रखी हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 5 तारीख को, जी हाँ 5 मई के दिन आरबीआई के गवर्नर की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसके अंदर उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग, जी हाँ रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 2 को पब्लिश किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपने लेवल पर, जी हाँ अपने लेवल पर अपने बोरोवर्स के लिए, जितने भी लोन होल्डर्स हैं उनके लिए रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान तैयार करें और सितंबर, जी हाँ सितंबर मंथ के एंड से पहले वो रीस्ट्रक्चरिंग के सारे अकाउंट्स को आरबीआई को सबमिट करें। और इसी प्रोसेस के अंदर पूरे मंथ तकरीबन 4 से 5 मीटिंग्स, जी हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंप्लीट की गई थी आरबीआई की तरफ से सारे बैंक्स और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, या हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल जितनी भी कंपनियां हैं प्राइवेट, उन सब के साथ में। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं चीज़ों के साथ साथ 2 दिन पहले, जी हाँ 2 दिन पहले सबसे पहले जो बैंक सामने आया है वो बैंक है एचडीएफसी। यहाँ एचडीएफसी सबसे पहले सामने आया। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्राइटेरिया और जो चीज़, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन किन लोगों को लोन का मॉनिटरिंग, या हम बोल सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिल सकती है, उनके बारे में डिटेल डाली। और उसके बाद आज, जी हाँ आज 31 तारीख को मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक्स हैं और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी धीरे धीरे करके अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है लोन मॉनिटरिंग, या हम बोल सकते हैं लोन रीस्ट्रक्चर को लेके। तो वो क्या बेसिक चीज़ें हैं या क्या वो बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनको हमें फुलफिल करना ज़रूरी है अगर आपको रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 2 के अंदर शामिल होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, जी हाँ अगर आप इंडिविजुअल बोरोवर हैं, आप अकेले हैं जिन्होंने लोन लिया है, या आप कोई कंपनी है, या सपोज हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या आपने शॉप के लिए बिजनेस लोन लिया है, या आपने किसी व्यक्ति के साथ में हम बोल सकते हैं सब लोन, या हम बोल सकते हैं इसे जी हाँ को एप्लीकेंट की तरह से आपने लोन लिया हुआ है। होम लोन में कई बार ऐसा होता है जहाँ फीमेल जो आपकी वाइफ हैं या आपकी मदर और फादर के नाम से, या हो सकता है कि 2 ब्रदर्स के नाम से होम लोन लिया जाता है जिसके अंदर को एप्लीकेंट्स होते हैं। तो अगर आप को एप्लीकेंट्स है तो भी आपको लोन के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से लोन है जिसके ऊपर आपको लोन मॉनिटरिंग, या हम बोल सकते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिल सकती है। तो आपने अगर पर्सनल लोन लिया है तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलेगी। अपना ऑटो लोन लिया है तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलेगी। आपने एजुकेशन लोन लिया है या बिजनेस लोन लिया है तो भी आपको रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलेगी। और आपका अगर होम लोन है तो भी आपको रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलेगी। तो वो कौन कौन से लोन हैं जिन पर रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? तो अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड, जी हाँ आपने अगर किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिया है और आपने एग्रीकल्चर की फील्ड में रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई लोन ले रखा है तो उस लोन के ऊपर आपको जो है रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलेगी? तो आपको बता दूं कि अगर आपकी जॉब जा चुकी है, अगर आपकी सैलरी के अंदर डिडक्शन हो रहा है और आपका बिजनेस अगर बंद है तो आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलेगी। जी हाँ, अगर आपकी इनकम पूरी तरीके से बंद हो चुकी है या आपको पार्शियल इनकम मिल रही है, आधी इनकम मिल रही है, तो भी आप लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन लोगों को लोन मॉनिटरिंग की, या हम बोल सकते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप अगर उस कंपनी के अंदर काम करते हैं जिस कंपनी का आपको लोन मिला हुआ है तो भी आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है, आपकी इनकम स्टेबल है, आपकी इनकम में कोई डिफरेंस नहीं आया है, जो सैलरी आपको पहले मिलती वही सैलरी आज मिल रही है, जो इनकम आपकी पहले थी वही इनकम आज भी आपको हो रही है, तो भी आपको रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा नोट करने वाली चीज़ है 31 मार्च 2021 से पहले अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है तो भी आप रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें
अप्लाई करते समय रिक्वायरमेंट लगेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना है। तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो मेजर चीज़ है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं, आपको सैलरी मिलती है तो आपको पे स्लिप सबमिट करना पड़ेगी। जी हाँ, आपकी इनकम बताने के लिए आपको जो है पे स्लिप जमा करनी पड़ेगी, आपको पे स्लिप को अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस होल्डर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने बिजनेस लोन लिया है या आपने पर्सनल लोन ले रखा है, तो भी आपको अपना ITR, जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा। उसके साथ में अगर आपको GST पेड करते हैं, आप GST भरते हैं, तो आपको GST रिटर्न भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी सबमिट करने पड़ेंगे। तीसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं, जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो आपको MSME का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न, और अगर आप GST भरते हैं तो GST के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसके पास ना तो सैलरी स्लिप है, ना ही उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। वो व्यक्ति जो किसी प्राइवेट फर्म में या किसी दुकान के अंदर काम करते हैं या एम्प्लॉय हैं जिन्होंने लोन ले रखा था, और अगर उन्हें लोन रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी चाहिए जिसके लिए उनके पास इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें। जी हाँ, अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, या आपका कोई, जैसे हो सकता है आप ऑटो चलाते हो या आपके पास कोई शॉप हो, छोटी शॉप हो जिसके अंदर आप ना ही आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स आपकी इनकम को जस्टिफाई कर सकता है, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, जी हाँ, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि आपकी इनकम कम हुई है, और साथ ही साथ आपको बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर लिया है, क्या वो अब अप्लाई कर सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको अगर 24 महीने के लिए पहले रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मिला है, या आपने पहले 24 महीनों के लिए रिस्ट्रक्चरिंग नहीं लिया है, तो आपका रिस्ट्रक्चरिंग की जो पहले की गई एप्लीकेशन को ही अपडेट कर दिया जाएगा और वो सेकेंड फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएगी। जी हाँ, मैक्सिमम बैंक जो है इस तरीके से करेंगे, और कुछ बैंक्स जो हैं आपसे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दोबारा से अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर हमें रिस्ट्रक्चरिंग करवाना है तो क्या मैक्सिमम 24 महीने के लिए ही हम रिस्ट्रक्चरिंग कराएं, कम से कम हम रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करा सकते। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ रिस्ट्रक्चरिंग की जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से हैं। या तो आप 6 महीने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं, या आप 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। जी हाँ, 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे आपको रिस्ट्रक्चरिंग कराने के लिए। और इसके अलावा आपको एडिशनल चीज़ क्या रहेगी, आप एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं, आप ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, या जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज हैं, वो अपनी वेबसाइट्स की लिंक्स पे जाकर आप अपने लिए जो फॉर्म्स है, अपने फॉर्म्स को फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, इससे रिलेटेड आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस बैंक से रिलेटेड, किस बैंक के फॉर्म सबमिट करने से रिलेटेड जानकारी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड मैं आपको पूरे फॉर्म भरने की प्रोसेस और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस को एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको जानकारी देना चाहता था, तो वो जानकारी यही थी कि आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। हर एक बैंक जो है प्रोसेस के अंदर आ चुकी है और आपको प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो आपको डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी, लिंक मिल जाएगी। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप पूरा फॉर्म भरने के बाद में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो आशा है आपको जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से बैंक से आपने लोन ले रखा है, जिस बैंक के फॉर्म फिलअप से रिलेटेड प्रोसेस आपको चाहिए, मैं उसके रिलेटेड प्रोसेस डालूंगा। और प्रोसेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स ने लोन ले रखा है और उनको लोन रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर इतना ही।